हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है ई स्टार के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है कि ई स्टार क्लासेस के अंदर आपको मैथ, इंग्लिश और साइंस की जो क्लासें हैं वो लगातार प्रोवाइड करवाई जा रही है। और इसी श्रृंखला के अंदर या फिर इसी क्रम के अंदर आज हम अपनी साइंस का तीसरा लेक्चर लेके आए हैं। ठीक है, हमने 2 लेक्चर में पहले क्या कर लिया था। पहले लेक्चर में तो हमने आपको बताया था कि संजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर देख लीजिए। और दूसरे लेक्चर में हमने आपको बताया भी पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार का होता है। अगर आपने वो लेक्चर भी नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा जो 3rd लेक्चर है अपना साइंस का। उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मनुष्य के अंदर पोषण। ठीक है, मनुष्य के अंदर पोषण की बात कर लेते हैं। तो हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था मनुष्य किस प्रकार का पोषण होता है मनुष्य के अंदर, तो विषम पोषी पोषण होता है। ठीक है, एक बात और बता देते हैं, जो मनुष्य है वो एक सर्वाहारी जंतु है। सर्वाहारी जंतु का मतलब क्या होता है कि ये क्या है, जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ और पेड़ पौधे यानी वनस्पति से प्राप्त भी भोज्य पदार्थ, दोनों भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है और दोनों भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है। ठीक है, तो सर्वाहारी क्या होते हैं, वे जीव जो वनस्पति व जंतुओं दोनों से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए अपने जो स्टार्ट कर रहे हैं आज, आपको पैनल पर दिख रहा होगा ये क्या है, ये मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र है। आज हम स्टार्ट करते हैं भी पाचन क्या होता है। तो मनुष्य के अंदर आपको पता है विभिन्न प्रकार के मनुष्य भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा पाचन तंत्र क्या होता है। तो पाचन तंत्र के ऊपर देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं पाचन होता है क्या है, उसके बाद में उसके तंत्र की बात करेंगे। तो बता देते हैं पाचन क्या होता है। पाचन आप सभी को पता होगा पाचन क्या होता है, फिर भी एक बार बता देते हैं कि भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है जी, भोजन के सरल अणुओं को भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। पाचन कहलाता है। अब देखिए जो हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था एंजाइम, सभी को पता होगा एंजाइम क्या होते हैं। बताइए जल्दी से क्या होते हैं एंजाइम, बताइए जी। वेरी गुड, क्या होते हैं एंजाइम, वह जैव अणु जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ता है, क्या कहलाता है जी, एंजाइम कहलाता है। एंजाइम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में यह बात समझ में आ गई। अब हम स्टार्ट कर लें पाचन तंत्र। तो जो मनुष्य का पाचन तंत्र है उसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो जो मनुष्य का पाचन तंत्र है उसे 2 भागों में विभाजित किया है। अगर आपने ये परिभाषा नोट डाउन करनी है तो कर लीजिए, उसके बाद में हम आगे का शुरू करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एनसीईआरटी साथ में रख के बैठना बेटा, ताकि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो जो पाचन तंत्र है उसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पाचन तंत्र जो मनुष्य के अंदर पाचन तंत्र है उसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला तो है आहार नाल, आहार नाल। ठीक है, दूसरा क्या है, पाचक ग्रंथियां। अब देखिए आपके बोर्ड के जो एग्जाम है उसके अंदर ये भी आ सकता है
कि मनुष्य के आहारनाल का नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको कौन सा चित्र बनाना है? मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनाना है। कौन सा चित्र बनाना है? मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनाना है। ठीक है, तो देखिए आहारनाल के अंदर कौन कौन से भाग हैं, ये डायग्राम आप देख लीजिए पहले थोड़ा। ये नासा द्वार है, यानी ये नासा द्वार है, ये मुख है। उसके बाद में यहाँ क्या होती है, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं पहले। ये अपना नासा द्वार है, ये मुख है, इसके अंदर मुख गुहा है, यानी जो अपने ये मुख हुआ अंदर वाली। ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ पे क्या होती है, ग्रसनी होती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ ग्रसिका होती है। यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम होता है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे अमाशय होता है और इधर क्या होता है, लीवर। यहाँ पे अमाशय होता है और इधर क्या होता है, लीवर। ये देखिए, ये अमाशय है, इधर ऐसे अमाशय है और यहाँ पे क्या होता है, लीवर। ठीक है, यहाँ पे यह क्या अपनी आंत है। ठीक है, छोटी आंत और बड़ी आंत। उसके बाद में नीचे अपने गुदा है, ये देखिए, ये इसे क्या बोलते हैं, परिशेषिका, कर्मी रूपी परिशेषिका ऐसे बोलते हैं। अपेंडिक्स सभी के बारे में बात करेंगे, ये आप देख लीजिए थोड़ा एक बार। मुख गुहा है, ग्रसनी है, ग्रसिका है, ठीक है, यकृत है, पित्तवाहिनी है, पित्ताशय है, अमाशय है, बृहदांत्र है, शुद्रांत्र है, मलाशय है, गुद्दाद्वार है। अब देखिए आहारनाल के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं। सबसे पहले देखिए आ जाती है मुख और मुख गुहा। 2 नंबर पर आता है बेटा इसके अंदर ग्रसिका। 3 नंबर पर क्या आएगा, अमाशय। 4 नंबर पर क्या आएगा, छोटी आंत, जिसे अपने लिखा है शुद्रांत्र। 5 नंबर पर क्या आएगा, बड़ी आंत, जिसे अपने लिखा है बृहदांत्र। फिर क्या आएगा 6 नंबर पर मलाशय। 7 नंबर पर क्या आएगा, गुद्दा। ठीक है, ये तो आ गए अपने किसके अंदर, आहारनाल के अंदर। 2 भागों में विभाजित किया गया, पहला है आहारनाल, दूसरा है पाचक ग्रंथि। अब पाचक ग्रंथि के अंदर देखिए सबसे पहले ग्रंथि आएगी लार ग्रंथि, 1 नंबर ग्रंथि है। नेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का। 1 नंबर पर क्या आएगी, लार ग्रंथि। दूसरी यकृत। यकृत के अंदर ही क्या आ जाएंगे, पित्ताशय। लिख लेते हैं वैसे एक्स्ट्रा से, पित्ताशय यकृत के अंदर ही होता है। फिर अग्नाशय। ठीक है, तो पाचन किसे कहते हैं, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, पाचन किसे कहते हैं, इतना पता चल गया। अब जो मनुष्य है उसके अंदर पाचन तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आहारनाल, दूसरा है पाचक ग्रंथियां। इंग्लिश में बता देता हूँ, इसे बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल, इसे बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसे बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल और इसे बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, उसके अंदर देखिए फिर आहारनाल के अंदर क्या आते हैं, मुख गुहा, ग्रसिका, अमाशय, शुद्धांत्र, बृहदांत्र, मलाशय और गुद्दाद्वार। और पाचक ग्रंथि के अंदर आती है लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय। ठीक है, अब स्टार्ट कर लेते हैं पाचन तंत्र के अंदर, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए आहारनाल के बारे में बात करेंगे, एलिमेंट्री कनाल के बारे में, उसके बाद में पाचक ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको आउटलाइन के थ्रू समझा देता हूँ। सबसे पहले भोजन मुख के अंदर आएगा, मुख से मुख गुहा के अंदर जाएगा। मुख गुहा के अंदर 3 स्ट्रक्चर पाई जाती हैं अपने मेन। एक होती है जी लार ग्रंथि, इसके अंदर ही पढ़ लेंगे। दूसरा है दांत और तीसरी होती है जीभ। ठीक है, जिह्वा जिसे बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मुख से, स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे पहले हम भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख की सहायता से भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो पहले करते हैं मुख। मुख के अंदर देखिए मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर 3 भाग हैं, आप सभी को पता होगा ये बात।
पहली है लार ग्रंथि, पहले है दांत, पहली स्ट्रक्चर है दांत। अब दांत क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, आपको पता है दांत, दांत का क्या कार्य है, यहाँ पे लिख लेते हैं दांत। दूसरा है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। और तीसरा क्या है, तीसरा है जिह्वा, ठीक है, जिसे आप सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, जीभ। अब देखिए दांत, दांतों का क्या कार्य है, भोजन को क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं, ठीक है, और पीसते हैं। यानी और पाचन भी हमारे शरीर में दो प्रकार का होता है, एक होता है यांत्रिक पाचन और दूसरा होता है रासायनिक पाचन, जो आपके इतना डिटेल में नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा बता दिया कि पाचन दो प्रकार का होता है, यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन। यांत्रिक पाचन कहाँ होगा, एक मुख में होगा और दूसरा अमाशय में होगा, ठीक है, इतनी याद रख लेना और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं और पीसते हैं। उसके बाद में जो लार ग्रंथि है वो अपना क्या कर सकती है, लार ग्रंथि क्या स्त्रावित करती है, लार स्त्रावित करती है। अब लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे बोलते हैं टाइलिन, और आपकी बुक के अंदर लिखा है बेटा लारिया एमाइलेज, लारिया एमाइलेज, ठीक है, लार के अंदर ये एंजाइम होता है, ठीक है। अब लार के अंदर आपके बुक्स के अंदर थोड़ी डिटेल और बताइए, वो क्या बताइए कि जब हम अपने मनपसंद भोज्य पदार्थों को देखते हैं तो हमारे मुंह में क्या आने लग जाता है, पानी आने लग जाता है, और उसी पानी को क्या बोलते हैं, लार बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में देखिए लार के बाद में, अब लार स्त्रावित हो गई, लार के बाद में क्या होगा, अब जो जीवा है वो क्या करेगी, जीवा क्या करेगी, ये देखिए, ये जो जीव है ये क्या करेगी, जो जिह्वा है ये क्या करेगी, जो पिसा हुआ भोजन है, पिसा हुआ भोजन है उसमें लार को मिलाकर पिसा हुआ पीसे हुए, ऐसे लिख लेते हैं, पीसे हुए भोजन में लार मिलाकर उसे लसलसा बनाती है, ठीक है। यानी पीसे हुए भोजन में क्या लार मिलाकर क्या करती है, उसे लसलसा बना देती है, उसे लसा बना देती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई भी। मुख के अंदर क्या होता है, मुख के अंदर भोजन जाएंगे तो जो दांत है वो हमारे भोजन को क्या करेंगे, पीसते हैं और चबाते हैं, आपको पता है। उसके बाद में क्या होगा, जो लार ग्रंथि क्या स्त्रावित करेगी, लार। लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एक नंबर का प्रश्न, लारिया एमाइलेज और टाइलिन, ठीक है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप यह प्रश्न 4 नंबर का, ठीक है। अगर आप अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर अलग अलग होगा, ठीक है। लार ग्रंथि से कौन क्या स्रावित होती है, लार, ठीक है। लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, ठीक है। और उसे क्या बोलते हैं, लारिया एमाइलेज। कई बच्चों को वहम होता है कि लार के अंदर 2 एंजाइम होते हैं, लार के अंदर 2 एंजाइम नहीं होते, लार के अंदर एक ही एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, लारिया एमाइलेज, जिसे क्या बोलते हैं, टाइलिन, और एक टाइलिन को ही क्या बोल देते हैं, लारिया एमाइलेज, ठीक है। उसके बाद में जो जीभ है वो क्या करेगी, जो लार है उसको भोजन के साथ मिक्स कर देगी, यानी भोजन के साथ मिला देगी और भोजन को क्या बना देगी, लसलसा बना देगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए भोजन किस में आएगा, ग्रसनी में। ग्रसनी क्या होती है, ग्रसनी देखिए, ग्रसनी एक संयुक्त मार्ग है, किस किस का, पहला देखिए ग्रसनी संयुक्त मार्ग है, तीन संरचनाएं हैं हमारे शरीर के अंदर, कंठ, नासा और मुख, तीनों का जो संयुक्त मार्ग है उसे क्या बोलते हैं, ग्रसिका बोलते हैं। अब ग्रसिका के बाद में भोजन कहाँ जाता है,
ग्रसनी में, सॉरी ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ जाता है? ग्रसिका के अंदर। 2 मिनट रिपीट कर देते हैं। जो ग्रसनी है वो मुख, नासा और कंठ का क्या संयुक्त मार्ग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी के बाद में भोजन कहाँ आएगा? ग्रसिका के अंदर भोजन आएगा। ग्रसिका के अंदर भोजन आने के बाद अब जो ग्रसिका के अंदर भोजन कौन सा आता है? लसलसा भोजन आता है। तो ये जो लार है ये भोजन को लसलसा क्यों बनाती है? क्योंकि जो ग्रसिका की भित्ति है वो क्या होती है? कोमल होती है। कोमल होने के कारण इसे ये भोजन को लसलसा बना देती है लार, जीवा लार मिलाकर, जिससे भोजन ग्रसिका से आसानी से जा सके। अब एक बात और हो जाते हैं, ग्रसिका के अंदर कर्माकुंचन गतियां होती है। कौन सी गति होती है? कर्माकुंचन गति होती है। कर्माकुंचन गति का मतलब है बेटा ऐसे गतियां होती है, ये एक दिशा में होती है, यानी यूनि डायरेक्शनल होती है। सिर्फ ऐसे गतियां होती है, ठीक है, ऐसे गतियां होती है, जिससे भोजन क्या होता है? एक दिशा में चलता है, वापस इसी दिशा में चलेगा भोजन, उसी दिशा में वापस नहीं जाएगा। ठीक है, आ गई समझ में? तो ग्रसिका में कर्माकुंचन गति होती है, इतनी बात समझ में। उसके बाद में देखिए ग्रसिका के बाद भोजन कहाँ जाता है? अमाशय के अंदर। ठीक है, अमाशय का पाचन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, अब देखिए ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ये इसे रफ कर देते हैं। नोट डाउन करने का इसका तो कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा होगा, आपके समझ में आ रहा है तो रिस्पॉन्स दीजिए कुछ। इसको थोड़ा यहाँ पे इसका नाम लिख लेते हैं। ठीक है जी, अमाशय को देखिए। अब अमाशय में भोजन आ जाता है, तो अमाशय में जो एंजाइम पाए जाते हैं उनका नाम बता देता हूं मैं पहले आपको। टैप्सिन 1 नंबर, 2 नंबर ट्रिप्सिन, 3 नंबर रेनिन। ठीक है, ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं, और एक पाया जाता है अमाशय के अंदर, इसे भी रफ कर दें क्या? कर दें, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ उसे रफ करने से पहले कि देखिए अगर आपके एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन आता है पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, या फिर पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो आप सिर्फ इतना चित्र बना दीजिएगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, लेबलिंग कीजिएगा अच्छे तरीके से, यानी ये जो नामांकन इसका अच्छे तरीके से कीजिएगा। और जो ये नीचे वाला जो हमने लिखा है इसको लिखकर इसके नीचे अंडरलाइन भी कीजिएगा, इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा इसे, जिससे हमने कर रखा है। ठीक है, सुंदर तरीके से करना है। उसके बाद अगर ऐसा प्रश्न आता है सिर्फ कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो इतना बहुत है। अगर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए उसे समझाइए या वर्णन कीजिए, तो पहले आप क्या करोगे? ये डायग्राम यानी ये चित्र बनाओगे। उसके बाद में क्या करोगे? ये चीज़ लिखोगे, पाचन किसे कहते हैं। उसके बाद में ऐसे लिखोगे, पाचन तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक लिखोगे आहारनाल, दूसरा लिखोगे पाचक ग्रंथियाँ। आहारनाल के नीचे ऐसे लिख दोगे, पाचक ग्रंथियों के नीचे ऐसे लिख दोगे। अगर ऐसा लिखते हो तो इसका एग्जामिनर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आपको 5 में से 5 मिलने के चांस है वो बढ़ जाते हैं। और अगर आपको 5 में से 5 यहाँ से मिल जाते हैं तो उसके बाद में आप के रहेंगे 8 मार्क्स। पहले अपने पास वाला सिस्टम करेंगे, जो बच्चे थोड़ा लो है उनको पहले पास के लेवल पर लेके आएंगे, यानी वो पास हो सके, और उसके बाद उनको उनका लेवल हाई कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपके जो मन में साइंस का डर है उसे निकाल दिया जाएगा। अब ये साइंस और इंग्लिश और मैथ का डर अगर आप ई स्टार क्लासेस के साथ बने रहते हैं तो आपके मन में कभी नहीं रहेगा। ठीक है,
अब देखिए मनुष्य, ये इसको आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम उसका वर्णन कर रहे हैं। मुख का वर्णन कर दिया, मुख गुहा का वर्णन कर दिया, ग्रसनी का वर्णन कर दिया, ग्रसिका का वर्णन कर दिया। अब हम तीसरा जो वर्णन कर रहे हैं वो किसका है? अमाशय का। ठीक है, तो इसे रफ कर देते हैं ताकि यहाँ से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब थोड़ा ये हमने यहाँ पे लिखा था डायाफ्राम, उसके बारे में देखिए। ये डायाफ्राम होता है। ये डायाफ्राम, ये नासाद्वार। सर आपने ये यहाँ क्यों लिखा? ये हमने दिखाने के लिए लिख दिया है, ठीक है। ये हमने सिर्फ डायग्राम में दिखाने के लिए लिखा है। इन दोनों का कार्य हम जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब श्वसन पढ़ेंगे यानी रेस्पिरेशन पढ़ेंगे उसके अंदर आपको काम आएगा, ठीक है। उसके अंदर इनका रोल है दोनों का, ठीक है। तो एक बार हमने यहाँ पे लिख दिया इनको नामांकन करने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि ऊपर क्या होता है, श्वसन तंत्र होता है, नीचे ये अमाशय क्या होता है, डायाफ्राम के नीचे होता है, ठीक है। अगर आपको एक नंबर में प्रश्न भी आ सकता है कि डायाफ्राम कहाँ स्थित होता है, तो डायाफ्राम अमाशय कहाँ स्थित होता है, तो अमाशय डायाफ्राम के नीचे स्थित होता है। और डायाफ्राम को एक नाम और भी बोलते हैं जिसका नाम है मध्यपट। तो ऐसे भी बोल सकते हैं भी डायाफ्राम कहाँ स्थित होता है, मध्यपट के नीचे स्थित होता है, ठीक है। अब अमाशय की बात करें साहब, तो अमाशय के अंदर इतनी बात हमने बता दी। अब अमाशय के अंदर एक पाया जाता है HCl, नाम सुना होगा, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। ये जो तीनों एंजाइम है ये अमाशय में निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। ये तीनों एंजाइम अमाशय में निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, ठीक है। निष्क्रिय अवस्था में होते हैं तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये इसे क्या करता है, सक्रिय अवस्था में लाता है। और बता दें जो रेनिन है ये सिर्फ 12 साल की उम्र तक कार्य करता है। मतलब कार्य करने का मतलब क्या है, प्रॉपर तरीके से यानी फुल यानी आपको क्या बताएं, प्रॉपर तरीके से जो है ये 12 साल की उम्र तक की क्या करता है, कार्य करता है। रेनिन का कार्य क्या है, ये क्या करता है, दूध का पाचन करता है। अब दूध का पाचन करता है तो इससे आपको एक बात समझ में आ गई होगी, ये बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, ठीक है। बच्चों में ज़्यादा सक्रिय होता है। अब देखिए अमाशय के अंदर जो भोजन है उसे अम्लीय माध्यम प्रदान कर दिया जाता है। HCl द्वारा अमाशय में भोजन को, HCl के कार्य पढ़ रहे हैं अपने, ठीक है। तो HCl का पहले तो बता दिया भैया, अमाशय के अंदर ये 3 एंजाइम होते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन का पाचन करेगा, ठीक है। ये दूध का पाचन करेगा, ठीक है। और भी होते हैं लेकिन आपके जो NCERT के अंदर 3 ही बताए हैं। अब देखिए ये हो गया। उसके बाद में HCl, देखिए HCl का क्या कार्य है, एक तो इन तीनों को सक्रिय करता है। सॉरी आई थिंक ये 2 ही होने चाहिए, थोड़ा कन्फर्म नहीं है बेटा मेरे को। ये 2 तो होते हैं, ये 2 होते हैं, इसका थोड़ा कन्फर्म नहीं है। ये आपको मैं कमेंट के अंदर लिख दूंगा या फिर आप टेलीग्राम के अंदर मैं इसका थोड़ा इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो HCl क्या होता है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन को दोनों को क्या करता है, सक्रिय करता है, ठीक है। दूसरा क्या करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, ठीक है। अब देखिए भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान क्यों करता है, क्योंकि भोजन में जो जीवाणु उपस्थित है, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, भोजन में
उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये भोजन को क्या बना देता है? अम्लीय माध्यम प्रदान कर देता है। अम्लीय माध्यम क्यों प्रदान कर देता है? भोजन में उपस्थित जो जीवाणु या हानिकारक सूक्ष्म जीव है उनको नष्ट करने के लिए। उसके बाद में देखिए बेटा, यहाँ से भोजन आता है, यहाँ पे छोटी आंत में, छोटी आंत में जब भोजन आता है तो उसके अंदर क्या होता है? अग्नाशय से अग्नाशय रस, यहाँ इसके अंदर लिख देता हूँ, अग्नाशय से अग्नाशय रस और पित्ताशय से पित्तरस, पित्ताशय से पित्तरस, अग्नाशय से अग्नाशय रस और पित्ताशय से पित्तरस दोनों कहाँ जाएंगे बेटा? यहाँ पे आ जाएंगे। ये दोनों क्या होते हैं? क्षारीय माध्यम के होते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं? क्षारीय माध्यम के होते हैं। और ये भोजन को अंदर मिलकर भोजन को जो अम्लीय होता है भोजन, उसे उदासीन कर देते हैं। अब भोजन को उदासीन क्यों कर देते हैं? ताकि जो भोजन है वो छोटी आंत और बड़ी आंत के जो भित्ति है उसे नुकसान ना पहुंचाए। अब आपके जहन में एक प्रश्न तो उठ गया होगा कि सर अमाशय के अंदर भी यही भित्ति अमाशय के अंदर है। तो बेटा एक बात याद रखना कि अमाशय के जो भित्ति होती है उसके ऊपर श्लेष्मा की परत होती है जो किससे रक्षा करती है? जो किससे रक्षा करती है? हमारे अमाशय को HCl से रक्षा करती है। ठीक है, अब आपने एक बात और पढ़ी होगी कि जब HCl की मात्रा बढ़ जाती है हमारे अमाशय के अंदर, यानी HCl का स्तर ऊंचा हो जाता है, तो एक नाम सुना होगा एसिडिटी। तो क्या हो जाती है बेटा? एसिडिटी हो जाती है, यानी अति अम्लता हो जाती है। अति अम्लता हो जाती है और क्या हो जाता है? अपच हो जाता है। ठीक है, जब अमाशय में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्तर बढ़ जाता है तो क्या होता है? एसिडिटी हो जाती है या अति अम्लता हो जाती है। ठीक है, इस अति अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। इस अम्लता को या इस अति अम्लता को दूर करने के लिए एंटासिड या फिर किसका उपयोग किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। लिख देते हैं, कहाँ लिखे? यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर का कि अमाशय की अम्लता या फिर एसिडिटी को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एसिडिटी कम करने के लिए एंटासिड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और जो ये तो पहले की बात है। अब होता तो यूज ये भी क्या है, जो अपने इनो यूज करते हैं, ये भी क्या बेटा? एक एंटासिड ही है। एंटासिड यानी एंटी प्लस एसिड। एंटासिड कहाँ से बना है? एंटी प्लस एसिड। एंटी यानी विरुद्ध, एसिड यानी अम्ल। जो अम्ल के विरुद्ध कार्य करे उससे क्या बोलेंगे? एंटासिड। और एंटासिड किसके लिए कार्य करता है? अम्लता को, अति अम्लता को दूर करने के लिए, एसिडिटी को दूर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में जो भोजन है ये आ जाएगा यहाँ पे छोटी आंत के अंदर। आपको बुक में नहीं है पर आपको एक छोटा सा नाम बता देता हूँ मैं। ये जो छोटी आंत का भाग है इसे बोलते हैं ग्रहणी। सिर्फ इतना ही बताएंगे आपको, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे। इसे क्या बोलते हैं? ग्रहणी। ग्रहणी के अंदर क्या होता है? जब भोजन आता है तो इसके अंदर अग्नाशय रस और पित्तरस क्या होती है? भोजन को मिला दिया जाता है। और भोजन का माध्यम कौन सा कर दिया जाता है? क्षारीय माध्यम कर दिया जाता है। अब क्षारीय माध्यम करने के बाद भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में। अब देखिए, भोजन का संपूर्ण पाचन और अवशोषण छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदर होता है। भोजन का जो संपूर्ण पाचन है वो बेटा कहाँ होता है? छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदर होता है।
बड़ी आंत छोटी आंत के अंदर भोजन आया, इसके अंदर देखिए क्या होती है भोजन, इसके अंदर भोजन का पाचन होता है, ठीक है, और भोजन का अवशोषण यहाँ पे लिखा ना छोटी आंत, इसको इसके अंदर क्या होता है भोजन का क्या होता है पाचन व अवशोषण। पाचन बेसिकली कहाँ से अमाशय से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से पाचन कहाँ हो जाता है, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन शुद्धांत्र के अंदर होता है, और अवशोषण कहाँ होता है, शुद्धांत्र के अंदर होता है। अब अवशोषण के लिए देखिए, जो अवशोषण के लिए क्या होता है, इसके अंदर दीर्घ रोम पाए जाते हैं, दीर्घ रोम या दीवार पाए जाते हैं, जिन्हें रसांकुर बोलते हैं। ये और एक्स्ट्रा बता देते हैं आपको, रसांकुर बोलते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा भोजन को क्या कर लिया जाता है, पचित भोजन को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद में जो बच गया भोजन वो कहाँ पे चला जाएगा, ये देखिए यहाँ से होता हुआ कहाँ पे आ गया, बड़ी आंत के अंदर यानी बृहदांत्र के अंदर। अब बृहदांत्र के अंदर क्या होता है बेटा, जो भोजन से जल, भोजन से जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, दीर्घ रोम की सहायता से ही होता है। इसका है, ये इसका है, ठीक है। भोजन से जल का अवशोषण किससे होता है, बृहदांत्र से होता है, और किसकी सहायता से होता है, दीर्घ रोम। किसकी सहायता से होता है, दीर्घ रोम की सहायता से ही होता है। उसके बाद में जो अपचित भोजन रह गया, वो कहाँ पे आ जाता है, मलाशय के अंदर आ जाता है, ठीक है, और गुदा द्वार द्वारा इसके अंदर क्या जाता है, अपचित भोजन, अपचित भोजन संचित हो जाता है। किसके रूप में संचित होता है, मल के रूप में या फिर बेटा विष्ठा के रूप में, ठीक है, मल या विष्ठा एक ही बात है। किसके रूप में हो जाता है, मल के रूप में और विष्ठा के रूप में। और गुद्दा का क्या कार्य है, ये देखिए, इसको इधर लिख देते हैं, गुद्दा द्वारा अपचित भोजन को शरीर के बाहर त्याग दिया जाता है, ठीक है, शरीर के बाहर त्याग दिया जाता है। आ गया समझे? हाँ जी। अब सर अब रहे कौन कौन सी स्ट्रक्चर की, उनके बारे में देख लीजिए। एक स्ट्रक्चर ये रही, यानी एक संरचना ये रही है जिसके बारे में हमने चर्चा नहीं किया है, बाकी सभी के बारे में चर्चा कर ली है। ये देखिए, ये वाली कर्मी रूपी परिशेषिका, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अब आपको समझ में आ गया होगा, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी बता देते हैं। यह क्या है, अपने शरीर का एक अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग। यह क्या है बेटा, एक अवशेषी अंग है, ठीक है। ये अवशेषी अंग है, इसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है। अब इसको आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स या जो परिशेषिका है कर्मी रूपी, ये बेटा किसके लिए होती है, ये सेलुलोज के पाचन के लिए होती है, सेलुलोज के पाचन के लिए होती है। यानी जो जीव सिर्फ क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, यानी जो वनस्पति से प्राप्त
हुए भोज्य पदार्थों को ही खाते हैं, उनके अंदर जो होता है सेलुलोज, उसके पाचन के लिए ही क्या होती है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या परिसेसिका होती है। इस सभी को नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। उसके बाद में अपना लास्ट टॉपिक रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में आपको बताया जाएगा भी वो क्या होता है, और आपको ये भी बताया जाएगा कि सुबह उठकर और शाम को सोने से पहले ब्रश करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी इसके अंदर। थोड़ा यहाँ पर सेट कर देते हैं। कर्मा कुंचन, ठीक है, कर्मा कुंचन गति होती है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो लास्ट टॉपिक है अपने पाचन तंत्र का, उसे स्टार्ट करते हैं बेटा। रफ कर रहा हूँ मैं इसे। एक साइड ही रफ कर लेते हैं, या सभी को सारा मिटो दे। चलो इतना बहुत है, मिटो देते हैं। चलो बेटा, हमारे इस प्रयास को आप उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जो इस वर्ष कक्षा 10 के अंदर हुए हैं, ताकि आपके साथ साथ उनको भी फ़ायदा हो सके। क्योंकि जिनके लिए हमने स्टार्ट किया है उनको मिलना बहुत ज़रूरी है। हमने उन बच्चों के लिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किए, इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया है जो बच्चे या तो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाते या फिर कोचिंग वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, उनके लिए है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। क्योंकि बेटा हम सभी को पता है भी मोबाइल तो हर किसी के पास है, चाहे फिर वो कैसा ही हो। मोबाइल आज के समय के अंदर मोबाइल सबके पास है, और मोबाइल ही शिक्षा का सबसे उत्तम साधन है अगर हम इसका सही तरीके से यूज़ करें तो। ठीक है, अब जो बेटा आज का टॉपिक है उसे क्या है, उसका नाम है दंत क्षरण। आपके एनसीईआरटी के अंदर एक ऐसे बॉक्स बना है येलो कलर का, उसके अंदर लिखा है दंत क्षरण। दंत क्षरण यानी दंत क्षरण यानी दांतों का खराब होना। पहले तो बताते हैं भी दांत किसके बने होते हैं। तो दांत एक पदार्थ होता है इनेमल या डेंटिन, ऐसे लिख लेते हैं। इनेमल व डेंटिन क्या बने होते हैं। अब देखिए बेटा, जो इनेमल है वो हमारे शरीर का सबसे कठोर, हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, मैं बेटा एरो लगाकर इस तरह फ्लो चार्ट में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको एक ग्रंथ की तरह पढ़ना ना पड़े। अगर आप देखें, अगर आपका स्क्रीनशॉट लिया है, अगर आप इसी तरह से बनाते हैं तो इन्हें बोलते हैं बेटा शॉर्ट नोट्स, ताकि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। एक बार एनसीईआरटी रीडिंग लीजिए, उसके बाद में फ्लो डायग्राम को देखिए, इस फ्लो चार्ट को देखिए, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, किसके बने होते हैं, इनेमल के बने होते हैं या डेंटिन के बने होते हैं। डेंटिन है जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, अब देखिए, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जो कुछ भोजन है वो हमारे दांतों के ऊपर रह जाता है। ठीक है, यानी दांतों के अंदर रह जाता है। उसके कारण क्या होता है, हमारे जीव में जो जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, वो जीवाणु क्या होते हैं, लिख लेते हैं पहले हम आपको ये बताते हैं। हाँ, इनेमल किसके बने होते हैं, इनेमल और डेंटिन के बने होते हैं। ठीक है, और इनेमल और डेंटिन क्या हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। अब देखिए, दंत क्षरण कहते हैं किसी में, पहले यह बता देते हैं। तो दंत का जीवाणुओं के द्वारा मृदीकरण, दो मिनट थोड़ा देख लेते हैं मृदीकरण। ठीक है, मृदीकरण
ठीक है, क्या मृदीकरण, दंत का जीवाणुओं के कारण मृदीकरण क्या कहलाता है, दंत क्षरण कहलाता है। ठीक है, अब ये दंत क्षरण होता क्यों है ये देखिए, अब ये सर ये जीवाणु कहाँ से है हमारे मुख के अंदर, ये जीवाणु हम जब भोजन ग्रहण करते हैं या फिर मृदीकरण। अब देखिए मृदीकरण क्यों होता है, जब जीवाणु शर्करा को यानी जो हम भोजन ग्रहण करते हैं ग्लूकोज के रूप में, उसे अम्ल में बदलते हैं। देखिए दांत किसके बने होते हैं, इनेमल और डेंटिन के बने होते हैं, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, दंत क्षरण होता है किसके द्वारा है, जीवाणुओं के कारण होता है। जो जीवाणुओं दंत का जीवाणुओं के द्वारा मुद्रीकरण। ठीक है, मुद्रीकरण यानी उनका विघटन। अब विघटन क्यों होता है, जब क्या होते हैं जो जीवाणु होते हैं शर्करा यानी जो हम ग्लूकोज खाते हैं, ठीक है, ग्लूकोज लेते हैं उसको अम्ल में बदल देते हैं तो दंत क्षरण होता है। ठीक है, अम्ल में बदलते हैं तो दंत क्षरण होती है। अब सर आप पूछोगे सर कि दंत क्षरण ठीक होता है तो हमारे शरीर की सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कुछ तो जिम्मेदारी होनी चाहिए इसके प्रति। ठीक है, तो जो हमारी लार होती है वो इन जीवाणुओं को नष्ट करती रहती है। लेकिन क्या होता है, अगर जो दांत है उन पर भोजन एकत्रित हो जाता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, दंत प्लावक। इसे बोलते हैं दंत प्लावक। ठीक है, यानी जो हमारे दंत है उनके ऊपर भोजन जो क्या एकत्रित हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, दंत प्लावक। यह दंत प्लावक एकत्रित हो जाने के कारण जो हमारी लार है वो जीवाणुओं को मार नहीं पाती है, नष्ट नहीं कर पाती। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, दंत क्षरण होता है। अब इससे बचने के लिए हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा कि अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं तो बेटा रात्रि के समय जब भोजन ग्रहण करते हैं, रात्रि के समय भोजन ग्रहण करने के पश्चात ब्रश करना आवश्यक होता है। आवश्यक क्यों होता है साहब, देखिए रात्रि के समय भोजन करने के पश्चात ब्रश करना आवश्यक क्यों होता है, क्योंकि रात्रि के समय जो जीवाणु हमारा मुख क्या होता है, बंद रहता है, जिसके कारण जीवाणु आसानी से पनप सकते हैं। इसलिए हमें रात्रि में ब्रश कर ही सोना चाहिए। इसको एक बार थोड़ा मैं दोबारा से डिटेल बता देता हूँ उसको, अगर आपके समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है, दंत क्षरण यानी दंत क्षरण किसे कहते हैं, पहले देखिए दंत क्षरण किसे कहते हैं, सॉरी 2 मिनट। हाँ, दंत क्षरण क्या है, दंत क्षरण के लिए हमें पढ़ना होगा अभी दंत क्षरण के अंदर होता क्या है। तो जो हमारे दांत है वो इनेमल व डेंटिन के बने होते हैं। इनेमल व डेंटिन का, आपकी नोट एनसीईआरटी के अंदर लिखा है, इनेमल व डेंटिन का जीवाणुओं के द्वारा मृदीकरण, इनेमल व डेंटिन का जीवाणुओं के द्वारा मृदीकरण क्या कहलाता है, दंत क्षरण कहलाता है। अब मृदीकरण क्या होता है इनेमल और डेंटिन का, क्योंकि जो जीवाणु है वो शर्करा को अम्ल में बदल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारे दांत क्या होने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं, दंत क्षरण होने लग जाता है। अब देखिए दंत के ऊपर भोजन जम जाता है उसे क्या कहते हैं,
दंत प्लावा कहते हैं। ठीक है, दंत के ऊपर भोजन जम जाता है उसे क्या कहते हैं? दंत प्लावा कहते हैं। और इसके हटाने के लिए हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके दिमाग में ये लेक्चर सेट हो गया होगा। अब आपको पाचन तंत्र को कहीं से करने की और ज़रूरत नहीं है अगर आप 10th क्लास के अंदर है तो। उसके बाद में हम आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं थोड़ी बहुत। आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर आपको, आपके जो साइंस के लेक्चर हैं मैं बता देता हूँ बेटा आपको, वो मतलब गैप से आएंगे, मतलब एक दिन छोड़ कर आएंगे। ठीक है, तो हमारा लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। और अब आपकी जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दें। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।